नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की लोकप्रिय नंबर 1 डिबेट आर पार। 26 मई 2014, सही आपने सुना, 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। प्रचंड बहुमत के साथ अपने बूते पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके बाद लगातार पूरे देश में बीजेपी का डंका बजता चला गया। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक 16 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकारें हैं, जबकि 2014 में यह सिर्फ 7 राज्यों तक सीमित थी। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकारें थी यानी। और पिछले 8 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, धारा 370 का खात्मा, सीए जैसे, ट्रिपल तलाक जैसे कड़े और बड़े फैसले भी लिए गए, या फिर जनधन, वन रैंक वन पेंशन, उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़ी योजनाएं भी। मोदी सरकार हर मोर्चे पर दमदार साबित हुई, तभी एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी को लगातार जीत का परचम बीजेपी ने लहराया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि 8 साल में देश सिर्फ और सिर्फ बेहाल हुआ है। आज मैं आपको फ्लैशबैक पे भी लेके जाऊंगा और मुद्दा यह है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर जनता बार बार मोदी सरकार को या फिर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की सरकार को क्यों चुनती है, उस पर भरोसा क्यों जताती है। आज इसी सवाल पे होगा सबसे बड़ा सियासी संवाद, सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। क्या 8 साल की साधना से 2024 में भी बीजेपी को सिद्धि मिल जाएगी? आज का आर पार इसी पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं सरकार के 8 साल कितने कमाल। 370 का खात्मा, 3 तलाक का अंत, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, जनधन खाता, उज्ज्वला योजना। कुल मिलाकर बीजेपी गिनवा रही है कि 8 साल में मोदी सरकार ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी। आज स्पष्ट है, मोदी है तो मुमकिन है, और ये आम व्यक्ति की आवाज है। उधर कांग्रेस कह रही है कि 8 साल से देश बेहाल है। आज 8 साल के बाद तस्वीर साफ है कि मोदी जी आए तो साथ में महंगे दिन रोजगार बिन लेकर आए। लेकिन सवाल है कि अगर वाकई कांग्रेस के दावे में दम है तो जनता बार बार मोदी और बीजेपी सरकार पर भरोसा क्यों जता रही है? 2014 में सिर्फ 7 राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार थी और अब 16 राज्यों में बीजेपी या बीजेपी गठबंधन की सरकार। आखिर इसके पीछे क्या संदेश है? तो आज मोदी सरकार के 8 साल पर होगा सबसे बड़ा विश्लेषण। 8 साल की साधना, 2024 में सिद्धि। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। 8 साल के काम और अंजाम का विश्लेषण। जम्मू कश्मीर में एक निशान, एक विधान, एक संविधान का मिशन पूरा हुआ, यानी 370 धारा को एबॉलिश जो किया नरेंद्र मोदी के शासन ने, यह बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की औकात बताई गई। हालांकि एक वर्ग यह कहता है क्या इससे आतंकवाद खत्म हो गया? निश्चित तौर पर बुखार की दवाई एक बार खाने से बुखार हमेशा के लिए खत्म नहीं हो जाता। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक संदेश गया। नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया कि कूटनीति के साथ अपनी सुरक्षा नीति अगर आप मजबूत रखेंगे तो आपका आयाम बेहतर हो सकता है। 3 तलाक हटाकर मुस्लिम महिलाओं को संपूर्ण सम्मान दिया। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं का जबरदस्त डंका रहा और ये योजनाएं हैं जो नरेंद्र मोदी को लगातार चुनाव जितवा रही है। ये वो साइलेंट वोटर है जो 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भी दिखा, जिसमें मोदी प्लस योगी थे।
8 साल में 7 से बढ़ के 16 राज्यों में बीजेपी या फिर एनडीए शासित सरकारें हैं। यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। जिस बीजेपी को सिर्फ काउ बेल्ट की पार्टी कहा जाता था, उत्तर भारत की पार्टी कहा जाता था, वो पूर्वोत्तर में भी गई, वो दक्षिण में भी पहुंची, उसने महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाई और एक बार फिर सिंगल लार्जेस्ट बन के महाराष्ट्र में लौट के वापस आई। बड़ा बड़ा पॉइंट यह है। और लगातार दो टर्म्स उत्तर प्रदेश के अंदर, लगातार 2 टर्म्स केंद्र के अंदर, कोई सामान्य बात नहीं है। बड़ा सवाल यह है क्योंकि आज कांग्रेस ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हैवीवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, प्रणब झा, तमाम लोग मौजूद थे। अगर जनता खुश नहीं है तो बार बार बीजेपी की सियासी विजय कैसे हो रही है, क्योंकि उनका कहना है जनता खुश नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जॉइंस मी टुनाइट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोहन गुप्ता, कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। दानिश कुरैशी जॉइंस मी, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और AIMIM के साथ जुड़े हुए हैं। शिवम त्यागी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है इस चर्चा में। रोहन गुप्ता, मैं ओपनिंग कमेंट्स आपको देता हूं और आपका वक्त है ये 60 सेकंड का, 1 मिनट का। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 60 सेकंड के अंदर। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। नरेंद्र मोदी की सरकार जब आप 8 साल कंप्लीट कर रही है तो बीजेपी कह रही है कि हमने देश में सुरक्षा भी दी है, सम्मान भी बढ़ाया है और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार सिद्धि प्राप्त कर रही है। आपको क्यों लगता है कि मोदी सरकार कमजोर है 8 सालों में? अमीश भाई, ये आज आई थिंक अच्छे दिनों की 8वीं बरसी है और आज देश पुराने दिनों को तरस रहा है। अमीश भाई, आपने भी अपने शुरुआत के पैकेज में काफी योजनाएं गिनवाई, सब कुछ गिनवाया, पर उसका रिजल्ट क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि उसका आउटकम क्या है। जिस नोटबंदी की बात करी, आपने कहा कि भाई नोटबंदी एक क्रांतिकारी स्टेप था। क्या हुआ? आज 20 लाख करोड़ जो थे वो सिस्टम में आ गए और सरकार को कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। जीएसटी की बात कर रहे हैं, छोटा व्यापारी आज भी जीएसटी से परेशान है। वो सब जाने दीजिए। जो पॉलिसी पैरालिसिस है, जिस प्रकार से उन्होंने स्टेप उठाए, आज हंगर इंडेक्स में भारत पीछे चला गया, आज महंगाई इंडेक्स में भारत आगे जा रहा है। प्रेस फ्रीडम, शायद आप कुछ पत्रकार में से हैं जो इसको नहीं फील कर पा रहे, पर पूरे प्रेस फ्रीडम में पूरा देश पीछे चला गया। सारे इंडेक्स, सोशल इंडेक्स से लेके हैप्पीनेस इंडेक्स, इतने सारे इंडेक्स में अगर देश पीछे जा रहा है, अगर योजना आप डाल रहे हैं, अगर सफल है तो परिणाम। आपने 1 मिनट का समय दिया था अमीश भाई, आप बीच में बोल रहे हैं। 1 मिनट हो गया वैसे कंप्लीट, आप नाराजगी जता रहे हैं। 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, ऐसे ही 8 साल निकल गए हैं। अमीश भाई, आपकी घड़ी स्पीड में चल रही है क्या? आपकी घड़ी कहां स्पीड में चल रही है? घड़ी कौन सी स्पीड में चल रही है? जैसे 8 साल की घड़ी चल रही है। 25 सेकंड मुझे, आप 20-25 सेकंड और ले लीजिए। आप घड़ी को मत ब्लेम करिए। घड़ी आपके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, तो इसलिए घड़ी को मत ब्लेम करिए। 25 सेकंड और ले लीजिए। मैं कह रहा हूं जैसे 8 साल निकल गए वैसे 1 मिनट भी निकल गया। होलसेल, चलो बहुत बढ़िया, अच्छी तरह से निकलने दीजिए। 8 साल तो बुरी तरह से गए थे। होलसेल प्राइस इंडेक्स में 30 साल से सबसे ऊपर। महंगाई के दर की हम बात करें 7.9%, जीडीपी की बात करें 4.25%, किसानों की आमदनी दुगनी होने वाली थी वो आधी हो गई, औरों का फायदा सैनिकों को नहीं दिया गया। महंगाई की मार में लोगों से 27 लाख करोड़ लूट लिए गए, 6 लाख करोड़ आरबीआई से लूट लिए गए, जीएसटी से 1 लाख करोड़ से ज्यादा हर महीने लूटे जा रहे हैं। ये पैसा जा कहां रहा है अमीश भाई? ये पैसा जा रहा है अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। आपका सिद्धि होती और आपने कहा 1.5 मिनट हो गया, सिद्धि अगर होती तो परिणाम दिखता। ठीक है, लेकिन अब मेरा आप ही से सवाल है अगला भी। आप कह रहे हैं, आपने कई सारी कमियां बोली, आपने बोला कि इस सरकार में कुछ भी 8 साल में, मतलब आपने एक लबो लबाबा पर मैंने कहा तो बेड़ा गर्क हुआ है देश का। देश में कुछ नहीं है, देश में लोग हताश हैं, देश में लोग परेशान हैं, निराशा है हर तरफ। आपने यह भी कहा कि देश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं हुआ है 8 सालों के अंदर। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर देश में 8 सालों में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है तो कांग्रेस के हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? कांग्रेस क्यों नहीं चुनाव जीत पा रही? अभी सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट हुआ 5 राज्यों में चुनाव का। अगर इतना खराब काम था भारतीय जनता पार्टी का तो 4 राज्यों में सरकार वापस कैसे आ गई? कांग्रेस को क्यों नहीं वहां पर जीत अर्जित हो पा रही है? मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इसके क्या कारण है? या तो आपको लगता है कि आपकी लीडरशिप फेल है, इन सब चीजों को जिनको रोहन गुप्ता कैश कर पा रहे हैं उसको आपकी लीडरशिप कैश नहीं कर पा रही पॉलिटिकली? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा और मैं आपको प्रॉपर उसका जवाब दूंगा। देखिए, 2 तरीके से सत्ता पाई जाती है, चुनाव जीते जाते। एक,
आप अपने काम की बात करिए और जनता से विश्वास लीजिए कि हमने ये काम किया है। आप बताइए कि आपको हमको वोट देना है नहीं देना है। दूसरा, आप देश को तोड़ने की बात करें, हिंदू मुसलमान करें, धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, वो देश को खतरे में डालने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ये काम कभी नहीं करती है। जो शॉर्ट टर्म का रास्ता भाजपा ने अपनाया है, ऐसा ही एक रास्ता श्रीलंका की एक सरकार ने अपनाया था, जिसका खामियाजा जनता वहां पे भुगत रही है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म पे जाके सत्ता लेना, ये कांग्रेस कभी नहीं करेगी। देश को तोड़ने का मैं काम ये मानूं कांग्रेस पार्टी के नेता जो इतने बड़े नेता है कांग्रेस में, आप ही को मौका दे रहा हूं रोहन जी, इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, सोशल मीडिया के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि आप ये विश कर रहे हैं कि भारत का श्रीलंका हो जाए, मतलब आप चाहते हैं भारत का श्रीलंका हो जाए, जैसे श्रीलंका की सरकार काम कर रही थी वैसे ही ये सरकार काम कर रही है, और आपको लगता है 2024 से पहले श्रीलंका हो जाएगा भारत, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैं एक चेतावनी, देखिए मैं एक भारतीय हूं, जैसे आप भारतीय मैं भी भारतीय हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि जो जिस प्रकार से श्रीलंका में हुआ, क्योंकि अगर श्रीलंका की आप सिचुएशन देखेंगे, बेरोजगारी दर ऐसे ही बढ़ा था, महंगाई का दर वैसे ही बढ़ा था, वहां पे भी इसी प्रकार की नफरत की राजनीति हो रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश की सरकार को समझना पड़ेगा कि आप अपनी नफरत की राजनीति के लिए, सत्ता की राजनीति सुधांशु, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, हम सब चाहते हैं कि देश बचे और देश बचे, देश को बचाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी, आप सांसद हैं, आप क्या कर रहे हैं? देश को बचाना चाहिए आपको, देश नहीं बच पा रहा, कांग्रेस पार्टी को लग रहा है देश नहीं बच रहा है, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं, और भारत को अब श्रीलंका होने से कोई नहीं रोक सकता जब तक कांग्रेस पार्टी नहीं आती केंद्र में। पहले तो मैं रोहन गुप्ता जी की बात का आंशिक समर्थन करूंगा कि इनके मुंह से कम यह यथार्थ निकल गया कि आज श्रीलंका में महंगाई और बेरोजगारी है, पाकिस्तान में भी है, तो कम से कम मोदी सरकार का तो रोल उसमें नहीं होगा। और थोड़ा महाराज और भी घुमा के देखिए, जर्मनी में क्या है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जहां से बैठ के राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड में क्या है, डबल डिजिट। अमेरिका में 40 साल की सबसे अधिक रेट ऑफ इन्फ्लेशन चल रहा है। पूरी दुनिया में घनघोर वैश्विक महंगाई का दौर चल रहा है, और ये भारत सरकार को ब्लेम करने में लगे। इन्होंने कहा कि श्रीलंका में जैसे प्रकार की सांप्रदायिक विभेद और वैमनस्य की राजनीति हो रही थी। हाँ, हो सकता है इनका इशारा किस तरह था समझ नहीं पाया। 3 साल पहले ईस्टर के मौके के ऊपर बम विस्फोट हुए थे श्रीलंका के चर्चों में, और वो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किए थे। अब इनका इशारा किसकी तरफ है, मेरे विचार से मैं समझने में थोड़ा अक्षम महसूस कर रहा हूं। पर मैं अब अपनी बात करें, 8 साल में जानते हैं इसी क्या हुआ। 8 साल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, सबसे बड़ा वित्तीय समायोजन, 42 करोड़ लोग भारत के बैंकिंग सिस्टम से जुड़े। 8 साल में विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम हुआ, आयुष्मान भारत से 50 करोड़ लोग। 8 साल में सबसे बड़ा अन्न वितरण कार्यक्रम हुआ, कोविड काल में 80 करोड़ लोगों को 2 साल लगातार सीधे बगैर किसी समस्या के मिला, और अभी सितंबर तक चल रहा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हुआ। पूरी दुनिया के सारे एक्सपर्ट कहते थे 2024 से पहले भारत कर ही नहीं पाएगा, इतनी बड़ी आबादी है, इतना कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव तक कैसे जाएंगे। और इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी डिस्करेज करने में, और कुछ पार्टी के लोगों ने तो बीजेपी का वैक्सीन तक बोल दिया था, परंतु सब कुछ हुआ। इसके बाद पूछिए उन महिलाओं से जिनकी आंखों में आंसू रहते थे क्योंकि धुएं की वजह से उनको उज्ज्वला योजना मिली। बाकी सब तो छोड़िए, वो सब तो बिजली, पानी, सड़क, हर गांव को सड़क पहुंची, हर गांव को बिजली पहुंची। ठीक है, पिछली सरकारों में किया था, उन्होंने कहा था हम अमुक क्षेत्र को देंगे, हम समुदाय देंगे, हमने कहा सबको देंगे। और उसके साथ साथ अमीश जी एक और परिवर्तन हुआ, भारत की छवि सॉफ्ट स्टेट के रूप में। सुधांशु, ये पहले 8 साल हैं, एक बात मैं कह दूं, ये पहले 8 साल हैं पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग नहीं किया, क्योंकि हमने कहा टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, आतंकवाद वार्ता तो नहीं होगा। तो हमने यह परिवर्तन करके दिखाया, गरीब से लेके। और एक लाइन अगर आपकी अनुमति से पूरा कर दूं जी, देखिए ये कह रहे हैं परिवर्तन नहीं दिखा रोहन जी। अरे भाई, ममता बनर्जी चंडी पाठ करने लगी, प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करने लगी, केजरीवाल जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, और तो और इनको अखिलेश यादव को सपने भगवान नजर आने लगे, और कांग्रेस ने रोजा अवतार बंद कर दिया। क्यों? बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल्ली में बैठे मोदी सरकार नजर आते हैं। अब इसके बाद आपको ठीक है सुधांशु, अब जवाब रोहन गुप्ता का जवाब जरूरी है, फिर मैं बाकी 2 पैनलिस्ट को इंक्लूड करूंगा। अभी आपने रोहन गुप्ता एक वाकये का जिक्र किया, आपने बोला ये हिंदू मुसलमान कर रही है, बीजेपी नफरत से चुनाव को जीत रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस नफरत की आप बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान बीजेपी के शासन से आना शुरू हुआ है? देश आजाद हुआ तो हिंदू मुसलमान के नाम पे आजाद हुआ, कश्मीरी पंडित बेघर हुए तो हिंदू मुसलमान के नाम पे बेघर हुए, और तो और गोधरा में ट्रेन जलाई गई तो हिंदू मुसलमान के नाम पे जलाई गई, जिस गुजरात से आप आते हैं।
जिस गुजरात जो आपकी कर्म भूमि है। मेरा सवाल बड़ा सीधा है, अब आपकी पार्टी ने ही इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा है, वो किस तरह के बयान देते हैं, वो क्या प्रेम की भाषा बोलते हैं? आपके ऊपर बहुत सारा दारोमदार है, आपको नहीं लगता कि आप भी उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो आपके तरफ के वोट आपको दिलवा दे? अमीश भाई, आप जब भी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मैं आज आपके माध्यम से एक बड़ी क्लैरिटी करना चाहूंगा। आप जब ये करते हैं कि भाजपा हिंदू हितैषी नहीं है, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया भाजपा ने, सिर्फ तो वोट मांगे हैं। आज योगी जी 80-20 कर रहे हैं, तो क्या 80, सुन लीजिए ना, 80 आप 80-20 की बात कर रहे हैं, क्या वो 80 को सबको रोजगारी दे दी? क्या 80 में जो किसान आते हैं सबकी आमदनी बढ़ा दी? क्या 80 में जो महिला आती है उन सबको सुरक्षा दे दी? या 80 में जो स्टूडेंट्स आते हैं उन सबको शिक्षा दे दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कश्मीरी फाइल्स के नाम पे उन्होंने पूरा प्रचार किया, उस प्रकार उसके बाद कश्मीरी पंडितों की जो कश्मीर में हत्या हुई है, एक भी भाजपा के मुंह से कुछ जबान में से कुछ नहीं निकला। क्यों चुप हो गए? क्योंकि उनके लिए राजनीति से मतलब है, उनको हिंदुओं से प्यार नहीं है ना मुस्लिमों से नफरत है। जो भी उनके साथ खड़ा रहेगा वो उनकी गोदी में बैठ जाएगा। अदनान सामी को उन्होंने ही देश की नागरिकता दी है, तो इनको हिंदू मुसलमान की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिंदू मुसलमान के नाम के वोट देने की बात कर रहे हैं। मैं भी हिंदू, मुझे भी फक्र है हिंदू होने का। इसका मतलब ये नहीं है मैं हिंदू होने के नाम पे वोट मांग रहा हूं, ये सिर्फ वोट मांगते हैं। अभी उज्ज्वला योजना की बात की, 1 करोड़ महिलाओं को रिफिल एक बार मिला है, 90 लाख महिलाओं को रिफिल नहीं मिला है, वो भी उनकी मार्केटिंग की योजना में डाले। काफी उनकी स्कीम ऐसी है कि स्कीम से ज्यादा इस दिशा में मोड़ना भी चाहूंगा। आपका अच्छा पॉइंट है कि बीजेपी हिंदुओं के वोट को एस्टैब्लिश करने के लिए लगातार पिछले 8 सालों में काम कर रही है, और कांग्रेस की ये परेशानी भी है, कांग्रेस की दिक्कत भी है। मैं राजनीतिक विश्लेषक को लेकर आता हूं, सुधांशु शिवम त्यागी को। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू गेट द वोट ऑफ हिंदूज ऑन द कॉस्ट ऑफ शोइंग कांग्रेस की कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू रैंट है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी का जो मैंने एग्जांपल बताया, ये मेरा बताया हुआ एग्जांपल नहीं है, ये सब कुछ स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी इज ट्राइंग टू गेट द वोट्स ऑफ ऑलमोस्ट 100 करोड़ इंडियंस, और ये आप उनकी तमाम स्कीमों से देख सकते हैं। मुझे लगता है जब आप किसी भी स्कीम में किसी भी सोशल वेलफेयर के काम में जब हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है आप सबको इन्फ्लुएंस करके अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आंशिक तौर पर जो हिंदुस्तान है, जो एक मुस्लिम राष्ट्र की तरफ अग्रसर था, वो कहीं ना कहीं चीजों में जरूर बदला। मैं उसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। आप मुझे एक चीज बताइए, पिछले 2014 के बाद से इस देश में राष्ट्रवाद की एक नई भावना है कि नहीं है? आप मुझे एक चीज बताइए, 2014 से पहले जिस तरह से आपको आज भी याद होगा, या मुंबई का हमला, जब इस देश ने दोबारा से रिटेलिएट कर 26/11 का जब देश ने रिटेलिएट करने की बात की, आईएएफ ने रिटेलिएट करने की बात की, तो इसकी सरकार का क्या स्टैंड था? एक चीज बताइए, IC-164, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब कंधार में हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था और आतंकवादी छोड़े गए थे, अभी करीब 1 महीने पहले उन आतंकवादियों को 2 जो पाकिस्तान में रह रहे थे घेर कर मार दिया गया। ये नहीं पता चला किसने मारा है। जाहिर है बैकड्रॉप में कहीं ना कहीं सरकार और रॉ सभी काम कर रहे हैं। जहां तक बात है, आज आपको याद होगा AK एंटनी का वो बयान, जब वो कहते थे कि हमारे पास तो हथियार खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। आज सर फ्लोर ऑफ द हाउस बोला था, तो आज वो बात नहीं है। आज ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के एक मोहल्ले में मुसलमानों को बिजली मिल रही है और हिंदुओं को बिजली नहीं मिल रही है, सबको मिल रही है। अगर आज 3 करोड़ 52 लाख हाउसेस दिए गए हैं आवास योजना के तहत, उसमें हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं कि झूठ का प्रोपेगेंडा बीजेपी चला रही है, हिंदू मुसलमान रैंट कर रही है, इसलिए जीत रही है। देखिए, अगर ये जीत नोटबंदी की नहीं है, ये जीत सर्जिकल स्ट्राइक की नहीं है, ये जीत एयर स्ट्राइक की नहीं है, ये कांग्रेस का काउंटर नैरेटिव है। देखिए, अगर इस देश की जनता को आप इस तरीके से बेवकूफ समझते हैं तो माफ कीजिए, ये आप इस देश की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। बेवकूफ मुझे लगता है कोई और हो सकता है, कोई और होंगे जो जाहिर है नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता का पल्स क्या है, सिचुएशन क्या है। लेकिन इतना जरूर है, इस देश में पहली बार एकता अखंडता का भाव है, हिंदू मुस्लिम से चीजें ऊपर बढ़ी हैं और माइनॉरिटी अपीजमेंट कहीं ना कहीं घटा है। आज फतवे नहीं दे सकता कोई, आज खड़े होकर यह नहीं कह सकता कि आप जो है हिंदुस्तान को बांट देंगे। ये सब चीजें खत्म हो गई। एक एग्जांपल, क्योंकि व्हेन वी कंपेयर, जब हम एक नरेंद्र मोदी के 8 साल देखते हैं तो हमें यूपीए के भी उस दौर के 8 साल देखने पड़ेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं ऐसे ही किसी और चैनल में था, मैं वहां पे डिस्कशन करता था, इट वाज अ बिजनेस चैनल, और उन 3 सालों के अंदर कोई ऐसा स्कैम नहीं था जो ब्रेक हुआ उससे पहली सरकारों का, या फिर आपस में मंत्रियों के झगड़े हो रहे थे, प्रणमदा और चिदंबरम साहब का कैटेगोरिकली झगड़ा हो रहा था, बगिंग का आरोप लगाया जा रहा था। ये एक हार्ड फैक्ट है रोहन गुप्ता, क्योंकि उस दौर की भी सरकार को मैंने कवर किया और इस दौर की सरकार को भी मैं कवर कर रहा हूं। पिछले 22 साल से मैं जर्नलिज्म के अंदर हूं और मैंने अटल जी की सरकार को भी देखा है, 2001 से लगभग 2000 से लगभग। मेरा पॉइंट एक ये है कि एक कॉन्फिडेंस है इस गवर्नमेंट के अंदर जो दिखाई देता है, जो प्रतीत होता है। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे 26/11 हुआ, 26/11 में धनोआ साहब कहते हैं हम पूरी तरह से रेडी थे, हम पूरी तरह से तैयार थे, हम पूरी तरह से तैयार थे स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हमें पॉलिटिकल गो अहेड नहीं मिला। दूसरी तरफ बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होता है। धनोआ साहब नहीं थे, दूसरे ऑफिसर थे, आई बेग योर पार्डन। क्या आपको लगता नहीं है एक पॉलिटिकल विल है भारतीय जनता पार्टी के इस शासन के अंदर, जो दिखाई देता है जब 370 भी हटा दिया सब लोग छाती पीटते रहे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो पॉलिटिकल विल क्या होती है? सो कॉल्ड पॉलिटिकल, मैं बता रहा हूं, पॉलिटिकल जो आपके विशेषज्ञ सो कॉल्ड जो जनरली भाजपाई बातें करते हैं उनका मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र, अरे कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे? हिंदू और मुसलमान के फर्टिलिटी रेट में कोई फर्क नहीं है। आने वाले 10,000 नहीं 20,000 साल तक कभी हिंदुओं की संख्या देश में कम नहीं हो सकती। कब तक देश को बेवकूफ बनाओगे तुम लोग? शर्म आनी चाहिए हिंदू मुसलमान करते हुए। आज 85% 84% हिंदू है, 16% मुस्लिम है, दोनों के धर्म में मिनिस्कुल डिफरेंस है। कहां से होगा? देश को बेवकूफ मत बनाइए। दूसरी बात, अभी एक न्यूज था जो सीए की आप बात कर रहे हैं, एनआरसी की, अमित जी, 1000 हिंदू जिनको नागरिकता नहीं गिरी पाकिस्तान, वो वापस चले गए। ये न्यूज नहीं आएगा बाहर। ये सीए और एनआरसी के बारे में पूरे देश में ये कहा जाता था कि हम सारे हिंदुओं को न्याय देंगे, तो 1000 हिंदू क्यों वापस चले गए? 370 की आपने बात की, जब 370 लगाई तब कहा गया था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद कश्मीरी पंडित, आपको लगता है 370 हटाया और कोई जादू की छड़ी है कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा? एक मिनट नहीं, एक मिनट, जादू की छड़ी क्या होता है? आपको लगता है जादू की छड़ी है कि 370 हटाएंगे और गिली करेंगे और आतंकवाद गायब हो गया? दिस कांट हैपन ना। आपको मौका दे रहा हूं मैं, आप ही लगातार बोल रहे हैं। अगर जादू की छड़ी नहीं थी तो बिल्कुल नहीं क्यों किया? लेकिन 370 भारत के विधान के खिलाफ था। पंडित नेहरू कहते थे 370 टेम्परेरी है, जिसे कहा गया घिसते घिसते घिस जाएगी, क्योंकि ये सरकार की मक्कारी है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि 370 हटाना सरकार की मक्कारी है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी। आज तक देवेंद्र सिंह, सुन लीजिए अमीश भाई सुन लीजिए, मेरी बात को खत्म कर दीजिए, आधी बात मत करें। पुलवामा हुआ, आज तक उसकी जांच क्या हुई? इतना 300 किलो आरडीएक्स देश की सरहद के अंदर आ गया, आज तक जांच में कौन पाया गया मुझे बताइए? अरे 26/11 हो गया था इस देश के अंदर, दिल्ली में धमाके हुए थे, अक्षरधाम को उड़ाने की साजिश हुई थी, अक्षरधाम में धमाके हुए थे इस देश के अंदर। काशी विश्वनाथ के बाद क्या हुआ था इस देश के अंदर? जम्मू के राम मंदिर के बाद क्या हुआ था? ये बताने की जरूरत है क्या? सुधांशु त्रिवेदी, आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र भारत पहले, आंशिक तौर पर ये आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात कही थी, जिसके ऊपर बड़ी सारी विवेचना हुई, बड़े सारे विवाद भी हुए। मैं ये बात पूरा जिम्मेदारी से कहता हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। अब हम उसे ट्रू सेकुलर राष्ट्र में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अन्यथा मेरे जितने विरोधी हैं मैं विनम्रता के साथ और चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई एक सेकुलर देश बताइए जहां तलाक की बिद्दत भी थी, जहां हलाला भी था, जहां मेहरम भी थी, जहां हज सब्सिडी भी थी, मौलवियों को सैलरी मिलती थी, शरिया के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे, जहां वक्फ बोर्ड भी था, मुस्लिम पर्सनल लॉ था, और तो और अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पे शरिया से अलग होता नजर आए तो सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर संविधान संशोधन करके शरिया की सुप्रीमेसी सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर स्टैब्लिश कर दी जाए। मैं चुनौती से पूछता हूं कोई गैर मुस्लिम राष्ट्र को बताइए। ये जितनी मैंने 1 दर्जन चीजें गिनाई हैं, ये सब के सब थी, और वो सेकुलरिज्म था। और इसके ऊपर तुर्रा ये कि देश के प्रधानमंत्री बोलते थे देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। कुछ कहना चाहते हैं? अभी क्या बोल रहे थे रोहन गुप्ता साहब, कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? जी, पहले तो इनका आंकड़ा बहुत बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, मैं कुछ देर में उस खबर को कंफर्म कर पाऊंगा। एक बड़ी कार्रवाई हुई है ईडी की और एक बड़े नेता को अरेस्ट कर लिया गया है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं आपको कुछ मिनट के अंदर इसको कंफर्म करके बताऊंगा, लेकिन मैं हेड्स अप दे रहा हूं, ईडी की बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और बड़े नेता को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया है और वो बहुत बड़ा नेता है जिसको अरेस्ट किया गया है, दानिश कुरैशी। जिस तरह से छन छन के खबरें इस समय सामने आ रही है, दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड, भारत आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र 2014 से पहले, यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आने से पहले। जवाब
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं शुरू करूंगा रोहन गुप्ता जी ने जो शुरुआत की, उन्होंने जो मुद्दे गिनाए वो 100% सच हैं बिल्कुल कि नरेंद्र मोदी सरकार के वो फेलियर रहे। लेकिन इससे बड़ा फेलियर इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये रहा कि ये सारे मुद्दे ये जानते हैं, इन्हें ये पता है कि इस तरीके के हालात श्रीलंका में हुए थे, जो हालात यहाँ बन रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि ये हालात देखने के बावजूद भी समूची कांग्रेस, समूचा विपक्ष खामोश क्यों था? सबसे पहले तो देश को जवाब ये देना चाहिए। अपने लिए तो अच्छा विश करना चाहिए। आप अपने लिए, दानिश कुरैशी कहते हैं मैं बर्बाद हो जाऊंगा और मैं बर्बाद हो सकता हूं, लेकिन देश के लिए आप कहते हैं हम श्रीलंका हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं श्रीलंका? लेकिन बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया ईडी ने। मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। बड़े दिनों से ईडी जांच कर रही थी और ये बड़े हवाला केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अरेस्ट कर लिए गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अरेस्ट है। हवाला के कारोबार, हवाला के केस में इनको गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार के राइट हैंड मैन हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लगातार आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। पहले सिद्धू मूसेवाला की जो निर्मम हत्या हुई, जिनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी, और अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में, हवाला के केस में सत्येंद्र जैन को अरेस्ट कर लिया गया है। इस समय न्यूज 18 इंडिया के ब्यूरो चीफ विक्रांत यादव जुड़े। विक्रांत, बड़ी खबर, दिल्ली में बड़े मंत्री को अरेस्ट किया गया है। क्या धाराएं लगाई गई है, क्या पूरा मामला है? ये बड़ी गिरफ्तारी। ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी की है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सत्येंद्र जैन, और उनके ऊपर कई पहले पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री भी थी। हालांकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री बाद में मनीष सिसोदिया को दे दी गई थी, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, उन्हें हवाला के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जो शिकायत जिसकी जांच कर रही थी ईडी, उसी मामले में गिरफ्तार किया। और ईडी हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर कुछ जानकारियां साझी नहीं कर रही है, लेकिन जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिली है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से डाल दी गई है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले भी इस तरीके की चर्चाएं चलती रही थी कि ईडी इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ कर सकती है। पहले ईडी ने कई बार उनसे इस मामले में पूछताछ भी की है और उसके बाद आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गिरफ्तारी है, क्योंकि दिल्ली के वर्तमान मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के सिटिंग मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित तौर पर बड़ी खबर इसलिए भी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार ये कहती है कि केंद्र सरकार उन्हें जानबूझकर परेशान कर रही है। जी विक्रांत, मुझे रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ईडी ने बड़ी गिरफ्तार करी और सोर्सेज कह रहे हैं कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं, बड़ी गिरफ्तारियां। और हवाला का बड़ा रैकेट बस्ट कर दिया ईडी ने, और ऐसा माना जा रहा है ये हवाला का बड़ा रैकेट था जिसमें कई लोग शामिल हैं। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है। मैं रोहन गुप्ता ब्रेक के बाद आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु, आपसे भी रिएक्शन लूंगा। तो ये उनके लिए भारी पड़ेगा। वेबसाइट के मुताबिक ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, हवाला के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। अगर आप देखें बीते एक हफ्ते के अंदर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री को खुद आम आदमी पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार किया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। यहां पर जो मामला है, हवाला का मामला है, ये बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। उनके स्वास्थ्य मंत्री को अरेस्ट कर लिया गया है। इस पर मैं रोहन गुप्ता आपका रिएक्शन लेता हूं। ईडी ने गिरफ्तार किया है। रोहन गुप्ता, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, जिस प्रकार से ईडी और जिस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग या उपयोग भाजपा द्वारा किया जा रहा है, जब तक मेरे पास डिटेल पूरी नहीं आएगी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। पर पूरा देश जानता है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कैसे भाजपा ने किया। आप कांग्रेस का स्टैंड है कि आम आदमी पार्टी के नेता को की गिरफ्तारी गलत है, बीजेपी ने लाइन क्रॉस करी है। यू वांट टू से दिस? बिल्कुल नहीं। मैं यही बात बोल रहा हूं, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। मैंने कहा दूसरी तरफ अभी पंजाब में देखा कि यही आदमी पार्टी की सरकार को खुद के ही मंत्री को बर्खास्त करना पड़ा और वो अपनी ईमानदारी के गुण गा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये बड़े भाई छोटा भाई का इंटरनल झगड़ा है। अब जब हकीकत सामने आएगी तब मालूम चलेगा कि कौन कितना कसूरवार है। भाजपा द्वारा दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि एक मंत्री को
खुद आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तार कर लिया, दूसरे को ईडी ने अरेस्ट कर लिया, वो भी हवाला के बड़े मामले के अंदर। ये बड़ा मामला है जिसमें ईडी ने गिरफ्तारी करी है। मैं आपको बता दूं, दो सोर्सेस कह रहे हैं बहुत बड़ा मामला है, हवाला एक रैकेट था, उसके चलते क्या गिरफ्तारी हुई है, ईडी इसका जवाब दे पाएगी। लेकिन मैं वापस अपनी चर्चा पर वापस लौटता हूं। दानिश कुरैशी, आप अपनी बात को कंप्लीट कर रहे थे, 30 सेकंड में करिए। सुधांशु त्रिवेदी से मैं रिएक्शन दिलवाता हूं, बताइए दानिश। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर में बैंकों को मर्जर करना पड़ा, जैसा कि रोहन ने बताया कि 80 लाख से ज़्यादा रिफिल सेकंड टाइम थर्ड टाइम नहीं मिल पाया। जो परिस्थिति का निर्माण है, नौजवान बेरोजगार है, हालात देश के जो है वो बद से बदतर हैं। मतलब स्टेज पे से ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अगर विश्वास की बात की जाए तो जिस तरीके का देश के हालात हैं, देश में अराजकता का माहौल बना रखा है। विकास की बात की जाए तो विकास के मामले में ये हुआ कि बैंकों को मर्जर करना पड़ा। इस देश के अंदर में कॉरपोरेट्स के 12 लाख करोड़ रुपए माफ किए गए, वो सारी दुनिया ने देखा। अगर इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि विकास हो रहा है, तो मुझे लगता है कि सुधांशु जी जरा डिटेल में मुझे समझा दें कि ये कैसा विकास। अभी समझाते। सुधांशु, पहले तो इनको आपत्ति है कि आप आंशिक तौर पर मुस्लिम राष्ट्र कैसे कह सकते हैं। दूसरा, आप ईडी का बेजा इस्तेमाल करते हैं, एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में एक मंत्री गिरफ्तार कर लिया है। मैं देखिए, मैं तीनों विषय, पहले दोनों विषयों पे एक एक लाइन में उत्तर देके फिर दानिश जी की बात करवा देता हूं। मैंने जो बात कही थी कि ये इको हो रहा, थोड़ा ठीक करवा दीजिएगा। मैंने यह बात कही थी कि दुनिया में कोई एक गैर मुस्लिम राष्ट्र बताइए जहां पर कि सर्वोच्च न्यायालय को शरिया के लिए उसका निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बदला गया हो। बस इतना सा मैंने कहा था, बाकी तो अलग है। मौलवियों के जवाब दूंगा सुधांशु जी को, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। तलाक के बिद्दत बता दीजिए, हज सब्सिडी बता दीजिए, ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में होता था और कहीं नहीं था संवैधानिक दृष्टि से, इसलिए मैंने ये बात कही थी। अब आता हूं इसके ऊपर ईडी वाले पे। देखिए, आम आदमी पार्टी के सामने समस्या यह है कि उनके एक मंत्री को उनको पंजाब में स्वयं बर्खास्त करना पड़ता है, और सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पे बचकानी राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए जो उन्होंने की, उस कारण से एक दुखद हत्या होती है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पंजाब में इतना विकट रूप धारण करती है। आज उनके एक मंत्री पे आरोप है। मैं भी रोहन जी की बात पे आंशिक रूप से समर्थन करते हुए कहता हूं अमित जी, क्योंकि मुझे भी विषय की जानकारी नहीं, तो मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि इसमें क्या मामला है। परंतु मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि जो प्रथम दृष्टया नजर आता है, आम आदमी पार्टी की तथाकथित नई राजनीति का नया चेहरा पूरे बदरंग रूप में उभरता हुआ सामने दिखाई पड़ता है। अब मैं दानिश जी की बात का जवाब देता हूं। उन्होंने कहा जरा उन्हें बता दिया जाए। दानिश जी, हमारी सरकार आने से पहले ये मोबाइल हैंडसेट हम सब यूज करते हैं, हमारे सबके हाथ में। मोबाइल हैंडसेट बनाने की कितनी फैक्ट्रियां थी? भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर था और फैक्ट्रियां 2 थी, आज 200 हैं। ये 200 फैक्ट्रियों में जो मोबाइल हैंडसेट बन रहे हैं, ये क्या आसमान से जिन्नात आके बना रहे हैं? इसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा होगा? ये बताइए, इस समय में जितनी मात्रा में सड़कें बनी हैं, अब सुनिए, जितनी मात्रा में मकान बने, ये बताइए, ये क्या, अच्छा, इतने शौचालय, इतने घर बने, ये किसने बनाए आके? इसमें कोई रोजगार नहीं मिला। मैं एक मोटी मोटी बात कह रहा हूं, आंकड़ों पे ये बहस करेंगे, वो बहस करेंगे। अरे आज ही मूडीज ने हमारी रेटिंग कम करके भी 8.4% कही। इस बुरे दौर में जब विश्व के ज्ञात इतिहास में पहली, हाँ नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, विश्व के ज्ञात इतिहास में एक उदाहरण बता दे जब सारे के सारे टॉप देश की, दुनिया के सबसे अमीर G7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव में रही हो। उसके बावजूद आज भारत दुनिया की एकमात्र अर्थव्यवस्था है जहां विकास की दर महंगाई की दर से ऊपर है। अभी भी महंगाई की दर इस बुरे दौर में 7.78% है अप्रैल में, और विकास की दर 8.8% है। इसके बावजूद इनको नजर नहीं आता है कि कहां पर विकास हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को अनाज मिला। चलिए, वो सारी बात अपनी जगह सही है। मैं एक बात और भी तो पूछना चाहता हूं। ये बताइए, इस समय सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारत के पास है, सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, 68,000 स्टार्टअप हुए, ये बगैर रोजगार के चल रहे हैं। इसलिए मैं कह रही, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ने जो 14.82 लाख जो डाटा है फरवरी और मार्च, रिप्लाई इसके बाद नहीं समझ, ठीक है, रिप्लाई ओके। संक्षेप में दानिश कुरैशी अपनी बात रखिए, फिर शिवम त्यागी इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे टाइम से। जी 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 जी
सुधांशु जी, अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अब 80 करोड़ लोगों को तो राशन दे रहे हैं, ठीक है, सरकार राशन दे के उनका गुजारा भत्ता चला रही है, ये आप कबूल करते हैं। उसके बावजूद भी आप ये कहते हैं कि देश की महंगाई के दर से विकास दर ज्यादा है, तो फिर ये विकास जो किसका हो रहा है अगर 80 करोड़ लोग अगर सरकारी राशन पे जी रहे हैं? दूसरे नंबर की बात, ये वेलफेयर योजनाओं के नाम पर जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की, जिस स्टेट में चुनाव है उसी स्टेट में अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, जनधन योजना जो आवाम के पैसों से आपने खुलवाया था, आवाम के लिए खुलवाया था, अल्टीमेटली उसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन भारतीय जनता पार्टी ने किया। तीसरे नंबर की आपने जो बात कही कि दुनिया के बिना आवाम के पैसों से चलती है, नहीं दानिश कुरैशी बताइए, कौन सा शासन बिना आवाम की पैसों से चलता है? इस देश का 75 साल पुराना इतिहास है, या उससे भी पहले कर लीजिए, कौन सा शासन बिना आवाम की पैसों से चलता है? टैक्स देते हैं, नॉर्मली आवाम के पैसों से चलता है, सरकारी यही चलता है, लेकिन सरकार का मैनेजमेंट क्या होता है वो देखने की कमाल की बात है। विकास का दर देख लीजिए और दूसरी तरफ आप 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, ये दो चीजें पैरेलल कैसे हो सकती हैं? कि एक तरफ लोग राशन का मापबंदी से माप लेके राशन, एक आप श्रीलंका विश करते हैं, दूसरा कहते हैं आवाम के पैसे से, मतलब कमाल की बात है, आवाम के पैसे से देश चल रहा है। एक सेकंड सुधांशु, मैं आपको मौका दे, सुधांशु को 30 सेकंड दीजिए। सुधांशु बोलिए, अमित जी एक लाइन, जी सुधांशु जी एक लाइन बस। एडवर्टाइजमेंट चल रही है। अरे भाई दानिश जी पूरा सुनते नहीं, आप बड़ी समस्या है, सुनते नहीं समझते नहीं। मैंने कहा दुनिया के इतिहास में पहला मौका था कोविड के दौर में जब सब G7 कंट्रीज की ग्रोथ रेट निगेटिव थी, कोविड के दौर में 80 करोड़ दिया है भाई, इसलिए कह रहे हैं इस दौर में भी है। क्या पचकानी बात करने लगते हैं? आपने डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया था, एक साल बताइए, जब सारे देशों की ग्रोथ रेट निगेटिव रही है, सितंबर से विपक्ष चिल्ला रहा था, याद है आपको? फिर भागने लगे, आपको याद है सितंबर से विपक्ष चिल्ला रहा था, तो भी 24 फरवरी को आपने डोनाल्ड ट्रंप को भारत बुलाया और कोविड को आमंत्रण दिया, उसके बाद परिस्थिति अरे भाई भूल गए आप? अमीर जी, कोविड का पहला केस चाइना में रिपोर्ट हुआ दिसंबर 2019 में और विपक्ष सितंबर से चिल्लाने लगा। गजब का तर्क है भाई, दिसंबर 2019 में पहला केस हुआ है। और सुनिए, आप ये इवेंट कैंसिल करिए, लेकिन आपने राजनीतिक इवेंट महामारी WHO ने फरवरी के मध्य में कहा है, और जब ट्रंप की बात कर रहे हैं उस समय राहुल गांधी कहा था इटली में बैठे हुए तो आपके स्वास्थ्य हर्षवर्धन जी मजाक बना रहे थे। अरे रोहन गुप्ता को बुलाइए, उसको पूछिए आवाम का पैसा नहीं होना चाहिए यहाँ पे, भारत श्रीलंका हो सकता है, ठीक है। दानिश जी अपनी टर्न पे शिवम त्यागी लगातार इंतजार कर रहे हैं पीसफुली। रोहन मैं आपको मौका दूंगा, शिवम इज वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। मैं अमीश जी और सुधांशु जी से कहना चाहता हूं बड़ा विनम्रता से हाथ जोड़कर कि 2014 से पैसा देश चलाने के लिए इटली से लाते थे और उसके बाद देश चलता था। जनता तो पैसा देती ही नहीं थी, टैक्स देती नहीं थी, घर से निकाल के राहुल गांधी जी ने तो लगाया, सारा देश उन्होंने ही तो बनाया। और दूसरी बात, मैं बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एजेंसीज का तोता बनना बंद कीजिए बिना पढ़े लिखे। हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान को गालियां मत दीजिए, किसी पार्टी को गाली देनी है दीजिए। मैं सबसे पहले आता हूं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स पे। 146 कंट्रीज में से हिंदुस्तान ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में आता है 136वें नंबर पे, और श्रीलंका आता था 124वें नंबर पे, यानी कि श्रीलंका हिंदुस्तान से बेहतर था। मतलब जिस देश में खाने को पैसे नहीं है, 200 रुपए से ज्यादा डीजल है, वो हिंदुस्तान से बेहतर था। इतने प्रोपेगेंडा में फंस के तोते की तरह कुछ भी बोले जा रहे हैं। अब आ जाते हैं हंगर इंडेक्स में। 116 कंट्रीज में से हिंदुस्तान 100वें नंबर पे आता है और श्रीलंका आता था 60वें नंबर पे, मतलब हिंदुस्तान से 40% बेहतर। कृपया करके कोई भी डेटा कोट करने से पहले इस देश को गालियां देना बंद करो, कुछ भी कहते रहते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं। सुधांशु जी ने कहा कि आंशिक तौर पर हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र था, उसके एक और भी एग्जांपल्स हैं। 66 में इस देश में इंदिरा जी ने गौ सेवकों पर गोलियां चलवा दी खुलेआम, सिर्फ और सिर्फ किस बात की वजह से? वो हंगामा कर रहे थे संसद के आसपास, उसको भी छोड़ दीजिए। 85 शाहबानो केस को छोड़ दीजिए, एक महिला जिसको 2000 रुपए नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी उसको पलट दिया, उसको भी छोड़ दीजिए। 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाकर बना दिया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी विरोध में थी। आज वही चीजें निकल कर आ रही है। 2014 के बाद तो इस देश में इतनी हिम्मत हुई है कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर को क्लेम कर सके कानूनी तौर से। एक सवाल मेरा है, क्या आपको लगता है कि भारत श्रीलंका बनने की कगार पे है, जो जैसे डराया जा रहा है, जैसा बोला जा रहा है? हिंदुस्तान 140 करोड़ की अर्थव्यवस्था है। इस देश के प्रधानमंत्री ने 2013 से कहा था लगातार, और अभी भी कहते हैं कि हिंदुस्तान वो राष्ट्र है जिसको आंख झुकाकर बात करने की आवश्यकता नहीं है।
पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, किसी और में नहीं है। और ये चीज है भी, सुधांशु जी ने कहा कि हम आज भी इस हालात में भी, जहां यूनाइटेड स्टेट्स भी 5.7 के रेशियो से बढ़ रहा है, 8.7 की स्पीड से बढ़ रहे हैं। अब यहां बैठकर आप कुछ भी कहते रहो, उन इंटरनेशनल एजेंसीज का हवाला देते रहो जिनका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दानिश भी कुछ कहना चाहते हैं, रोहन गुप्ता भी कुछ कहना चाहते हैं। रोहन गुप्ता, योर रिप्लाई टू शिवम त्यागी। रोहन गुप्ता, देखिए, जो शिवम जी ने बात की या भाजपा प्रवक्ता ने बात की, सर, मैंने पहले हंगर कहा इंडेक्स कि आप कितना भी डिक्लेरेशन करें, रिजल्ट क्या आता है। आज हम लोग जो WIP की बात कर रहे हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% 30 साल से सबके ऊपर के स्तर पे। ये तो आंकड़े को इंटरनेशनल एजेंसी के नहीं, ये तो भारत के आंकड़े हैं, RBI के आंकड़े हैं शिवम जी, ये तो बाहर के आंकड़े नहीं है। खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर 8 साल में सबसे ज्यादा, ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी के आंकड़े नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी दर 7.9%, ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी के आंकड़े नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? एक चीज बता दीजिए ना, अभी तक जो पिछले 40 मिनट से जो फर्जी आंकड़े आप इस देश को दिए जा रहे हैं, उन पर भी माफी मांग लीजिए। मैं बिल्कुल कहता हूं कि कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। ह्यूमन काइंड के इतिहास में सबसे ज्यादा परेशानी वाली परेशानी में, बीमारी में ये देश निकल कर आया है। लेकिन आप जो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीलंका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा कुछ है नहीं, वैसा कुछ है नहीं। आप ही का राज्य 23% से ज्यादा बेरोजगारी पर बैठा हुआ है, राजस्थान। क्या करेंगे उसका? एक और आपका राज्य है महाराष्ट्र, जो गुजरात से 14 रुपए लीटर डीजल महंगा दे रहा है। लोग बॉर्डर टाप के जाते हैं और डीजल लेकर आते हैं। रोहन गुप्ता, आपको लगता, आप कांग्रेस पार्टी अक्सर कहती है कि महंगाई पर चर्चा नहीं होती। चलिए थोड़ी अगले कुछ मिनट महंगाई पर ही चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताइए, महंगाई की आपको इतनी ज्यादा विस्तृत रूप से चिंता है, तो राजस्थान में पेट्रोल महंगा क्यों बिक रहा है, डीजल क्यों महंगा बिक रहा है? महाराष्ट्र जहां आपकी सरकार है वहां क्यों महंगा बिक रहा है? आपको तो एग्जांपल सेट करना चाहिए, आपको तो ऐसा एग्जांपल सेट करना चाहिए कि सुधांशु त्रिवेदी और उनकी पार्टी मुंह ना दिखा पाए। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? क्या मजबूरी है आपकी? क्यों नहीं आप वहां पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट को बोलते? शर्म, देखिए अमीश भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, आप जवाब सुन लीजिए जी। जिनको शर्म ही नहीं है, उनके सामने आप क्या मुंह दिखाने की बात कर रहे हैं? जो एक्साइज का दर 2014 में था, इन्होंने उस एक्साइज के दर को 300% बढ़ाया। अब लगा कि जनता नाराज हो रही है तो उसको कम किया। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं, जो कांग्रेस के टाइम पे 9 रुपए प्रति लीटर एक्साइज था, आज भी 19 रुपए 15 रुपए है। क्यों? जिस दिन ये सरकार कम करेगी, वेट इज अ प्रोपोर्शनल टैक्स, इमीडिएटली उतना परसेंटेज रुपए में कम हो जाएगा। फिर भी राजस्थान सरकार शिवम वांट्स टू रिस्पॉन्ड। शिवम 10 सेकंड, शिवम 10 सेकंड। मेरी बात को खत्म। देखिए, गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटाई। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार, आप ये लगातार चला नहीं सकते ना, उत्तर प्रदेश ने भी उसके बाद वैट घटाया। आप क्यों नहीं घटा देते? मैं आपको महाराष्ट्र की घटना बता रहा हूं अमीश जी। जो बॉर्डरिंग एरिया में रहते हैं ना लोग, वो महाराष्ट्र को पार करके गुजरात से डीजल वापस लेकर आ रहे हैं। कमाल की बात है, श्रीगंगानगर में इस देश का सबसे महंगा डीजल पेट्रोल बिक रहा है। इनके कान पर जू नहीं रेंगती। केंद्र सरकार को पिछले 2 महीने में, मैं ब्रॉडर टॉपिक पर आता हूं, वो सुनना ही नहीं चाहता। अच्छा, एक सेकंड शिवम, मेरा निवेदन, मेरा शिवम दुनिया में जाकर कहते हैं कि हिंदुस्तान इज अ यूनियन ऑफ टेरिटरीज, यानी कि जिम्मेदारी भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राइट? तो भैया उस यूनियन ऑफ स्टेट्स में जो जिम्मेदारी स्टेट्स की है वो भी उठा लीजिए, वो भी उठा लीजिए ना। आपको आज एक्साइज कम कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं हो चुका है, एक्साइज तो कम हुआ है, एक्साइज तो कम हुआ है, तभी तो कीमतें कम हुई है। रोहन एक सेकंड, शिवम होल्ड ऑन। एक्साइज तो ऑलरेडी कम हो चुका है। आई थिंक ये रेटोरिक करना नहीं चाहिए, एक्साइज तो ऑलरेडी कम हो चुका है। लेकिन जैसा सुधांशु त्रिवेदी और मैं रोहन गुप्ता आपको लेके आना चाहता हूं, और उसके बाद मैं शिवम और दानिश आपको लेके आऊंगा। सुधांशु, कांग्रेस बार बार कह रही है कि कुछ हुआ नहीं है, स्थितियां बहुत खराब है। दुनिया में देश के लिए ये सबसे बड़ा दौर है, और पिछले 75 साल की आजादी में भी ये सबसे खराब समय देश देख रहा है। हिंदू मुसलमान बढ़ चुका है देश के अंदर, स्थितियां बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। राहुल गांधी तो अब इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते हैं। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप ह्यूमन बीइंग नहीं है, आप यूनियन ऑफ ऑर्गन्स है। अब क्या करिएगा इसका? नहीं, मैं बता रहा हूं, वो तो उस विचारधारा को उन्होंने संपोषण किया जिसने कहा था भारत में 22 नेशनलिटीज रहती हैं।
भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले डायलॉग वाले लोगों के साथ भी उनकी सहानुभूति, एक बार खड़े होकर आलोचना नहीं की, वो सब विषय अपनी जगह है। मैं पहले तथ्यात्मक बात करता हूं। रोहन जी ने कहा 30 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है। मान्यवर, मैं आज तक ये बात कहना चाहता हूं कि आज भी 8 साल में एक बार भी डबल डिजिट रेट ऑफ इन्फ्लेशन नहीं हुई है। 2010-11 में मैं दर्शकों से कहता हूं, न मेरी बात माने न रोहन जी की बात माने, जाकर चेक कर ले, 2008, 9, 10, 11 में 10% से ऊपर रेट ऑफ इन्फ्लेशन थी। और 30 साल में आप कह रहे हैं जनाब 1991-92 में 14%, 15%, 16% रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अरे भाई साहब, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स करके मैं दोनों को बराबर का मौका दूंगा, 40 रहा है। और उस समय भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1991 में 1 बिलियन रह गया था। 100 बिलियन अटल जी के समय पहुंचा, 2004 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी के जमाने में। सबसे ज्यादा है नहीं, बार बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे हैं तो मैं शांति से बात। एक करके देखिए रोहन, आप बड़े नेता हैं अपनी पार्टी के, मेरा निवेदन है कि इत्मीनान से सुधांशु आप अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन रोहन गुप्ता के पास 1 मिनट होगा। सही समझ में आती है जब लोग अपने अपने टर्न पे बोलते हैं। अब एक लाइन बोलता हूं, और जो अंतर जानते क्या है अमित जी, जनाब बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है कि मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के बाद इसलिए अटैक नहीं किया, पाकिस्तान पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की कि बीजेपी को लाभ न मिल जाए। और शर्मल शेख में जाकर ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान उसका हिस्सा हो गया, और ये कहा गया कि आतंकवाद की गतिविधियों से नहीं हुआ। और हमारे टाइम में क्या हुआ, अरे सुनिए, हमारे जमाने में क्या हुआ, पहली बार पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में देखा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे सामने आए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता शाम तक अभिनंदन को वापस कर दीजिए वरना इंडिया अटैक करेगा। मैं चुनौती के साथ कहता हूं 70 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि नेशनल असेंबली में यह बोला गया हो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे। बताएंगे अभी काफी चीजें निकाली जाके आपके नेता गले लगा रहे थे। ये अंतर है 8 साल। रोहन देखिए, इस 8 साल के अंदर अगर हम 8 साल में पिछले 48 मिनट हमने बीजेपी की विवेचना करी है, तो कांग्रेस की विवेचना भी करनी पड़ेगी। अगर इतनी खराब स्थिति थी तो कांग्रेस इन मुद्दों को क्यों नहीं उठा पाई? आप 44 थे 2014 में, आप 52 पहुंच पाए 2019 के चुनाव के अंदर। राहुल गांधी खुद अपना स्वयं का चुनाव अमेठी के अंदर हार गए। उत्तर प्रदेश की बागडोर आपने प्रियंका गांधी को दी। उस राज्य के अंदर आपकी स्थिति इतनी खराब होकर निकली कि आपको सिर्फ 2 सीटें मिली, यानी 2% वोट, 2 सीट्स। क्या आपको लगता नहीं है कि आपकी स्थिति खराब हुई है लगातार? गुजरात से आप आते हैं, हार्दिक पटेल कहते हैं कि राहुल गांधी के चिकन सैंडविच की ज्यादा चिंता होती है नेताओं को और पार्टी की कम है। ये सब कुछ मैं कुछ अपने आप से ऐड नहीं कर रहा, ये सारी कहानियां आपके नेताओं ने लिखी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तपस्या कम नहीं हुई होगी, आपने खूब तपस्या करी होगी। मैं आपको जवाब दे दूं। अभी आपने भाजपा प्रवक्ता को पूछा महंगाई के बारे में, वो मैंने आपसे पूछा कांग्रेस के बारे में, जवाब नहीं दे पाएंगे और देश की जनता ने देखा। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। पर इनकी मजबूरी देखिए, देश की आपका सबसे बड़ा शो है, महंगाई पे जवाब नहीं दे पाए, सबने देखा। आपने सवाल पूछे कि कांग्रेस चुनाव, मैंने उसको पहले भी कहा, देखिए भाजपा का जो 8 साल है आप गिना रहे हैं, उसमें से 3 साल ऐसे रहे हैं कि नहीं अपनी जवाब नहीं दे पाए, देश ने देखा। आप छोड़ दीजिए, सिद्धांत जी हो गया। कांग्रेस के बारे में बताइए ना। महबूबा मुफ्ती की सरकार, आप जवाब नहीं दे पाए, सुनिए, आप क्यों कर रहे हैं? अरे मेरी बात को आप बीच में बोल रहे हैं। अरे मैंने तो आपकी रोहन गुप्ता, you have your time। रोहन गुप्ता, I am protecting you। मेरे सवाल का भी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। 8 साल में 3 साल ऐसे रहे जब महबूबा मुफ्ती की साझा सरकार के साथ भाजपा रही। आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगा। जो आप 8 साल की बात कर रहे हैं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। कई बार हम चुनाव नहीं जीते, हमने मेहनत की, हमारे कार्यकर्ता ने परिश्रम किया, पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमने शॉर्ट टर्म जो अप्रोच है नहीं अपनाया। हमने ये क्या लॉजिक है, शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं अपनाया? तपस्या हमारे प्रिंसिपल पे सुन लीजिए अमर भाई, सुनिए मेरी बात को खत्म कर दीजिए। बिल्कुल, आपकी बात को खत्म होने दीजिए। जो एक चीज मैं मानता हूं कि हमारे जो वोटर हैं, हमको आज जो भी हमारे चिंतन शिविर सब में ही हुआ कि कांग्रेस का जो वोटर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। आप दिल्ली आपसे बीजेपी ने नहीं छीना। रोहन गुप्ता, you have to smell the coffee. Okay. I have another point. I have another set of question for you. एक सेकेंड, ऐसा नहीं है कि बीजेपी से आप सिर्फ हारे हैं। आज की रेट के आपको सुनना पड़ेगा ना। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सवाल को सुनते नहीं है। मेरा पॉइंट ये है, ममता बनर्जी बंगाल के अंदर चुनाव जीती, आप नंबर 2 पार्टी होते थे, आप 0 पे आ गए, बट आप उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं बनी। बीजेपी 3 से उठ के 77 पे पहुंच गई, आप सेलिब्रेट कर रहे थे बीजेपी की सरकार नहीं बनी। दिल्ली में आपको बीजेपी ने चुनाव नहीं हराया,
दिल्ली में आप शून्य पे आए, अरविंद केजरीवाल ने आपको चुनाव हरवाया। पंजाब के अंदर आपको भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव नहीं हराया, पंजाब के अंदर आपको अरविंद केजरीवाल ने चुनाव हरवाया। द पॉइंट ये है, और आज मैं आपको बता रहा हूं आपके दो राज्य हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। राजस्थान के अंदर आपने राज्यसभा कैंडिडेट की लिस्ट देखिए, आपके वहां के नेता कह रहे हैं, संयम लोधा ने बोला कि एक भी लोकल कैंडिडेट आपको नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के अंदर भी एग्जैक्टली यही स्थिति है, एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं मिला। और यूपी के अंदर से आपको अगर कोई कैंडिडेट मिला तो वो इमरान प्रतापगढ़ ही मिला। जो कैंडिडेट ये कहता है, ये रोहन गुप्ता सवाल उठेंगे, जो कैंडिडेट ये कहता है कि अगर तुम मरना तो 5-6 को मार के मरना, वो कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का। दूसरी तरफ कन्हैया कुमार है, तो पब्लिक में मैसेज क्या जाएगा इस बात का? देखिए आंसर ऑन अरविंद केजरीवाल, आंसर ऑन दिस। राज्यसभा में हमारे, सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप अरविंद केजरीवाल की बात करें, जहां जहां भाजपा को लगता है कि कांग्रेस को, आज किसानों की बात हुई, उनको लगा कि कांग्रेस को, आप बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए ना अमित भाई, अमित भाई आप जब समय दे रहे हैं तो पूरा समय दीजिए, फिर आप भी बोलते रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे। जिस प्रकार से आपने पंजाब की बात की, वहां पे उनको लगा कि जिस प्रकार से भाजपा ने किसानों काले कानून की बात की वो नहीं हरा पाएगी, तो इनडायरेक्टली उन्होंने प्रमोट चालू कर दिया। आज क्या हाल है पंजाब का, देखिए किस प्रकार से वहां पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल उसको भी डिबेट कीजिए आप। तो ये भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, जहां पे भी उनको लगता है, जहां पे क्या आपको लगता है विपक्ष मिलकर उनको, इस सवाल को मैं ब्रॉडर करता हूं, विपक्ष या कांग्रेस पार्टी, अगर ऑप्शन, ऐसा तो नहीं है कि सब सरकारों के लिए से गलती होती है, इस सरकार से भी गलती होगी। मैं आपको रोहन मौका दे रहा हूं, शिवम भी इंतजार कर रहे हैं। शिवम 30 सेकंड। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि रोहन गुप्ता जी ने भगवान शिव की प्रार्थना की, प्रार्थना करने के बाद वो प्रकट हुए। इन्होंने कहा कि भगवान मुझे जो है बहुत सारे आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें जो मिलेगा उसको 2 गुना पड़ोसी को मिलेगा। अब ये रोहन गुप्ता जी परेशान हो गए, इन्होंने सोचा ये तो पड़ोसी मुझसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इन्होंने कहा मेरी आंख फूट जाए, पड़ोसी की दोनों फूट गई। इन्होंने कहा मेरा एक हाथ टूट जाए, पड़ोसी के दोनों टूट गए। इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है जीते या हारे। बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये फिर चिल्ला रहे हैं। अब मैं अंत में आता हूं। इन्होंने कहा हमने बहुत मेहनत की, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल यात्रा की, गोमुख से लेकर दिल्ली तक जो है राहुल गांधी कावड़ लेकर आए, कुछ मेहनत नहीं की। इस देश के गृह मंत्री जी ने बताया था डेटा कि साल में करीब 64 बार इस देश में नेता विपक्ष राहुल गांधी घूमने जाते हैं बाहर, यानी कि एक महीने में मोटा माटी 5 बार। अगर ये महीने में 5 बार जाते हैं, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, 2 दिन वहां रहते भी होंगे, तो 20 दिन तो देश से बाहर रहते हैं। मेहनत कहां करते हैं? इटली में कहां करते हैं? बैंकॉक में। हिंदुस्तान में तो मेहनत नहीं करते। ठीक है, इस देश में अगर कोई मेहनत करता है तो 2 से 302 बीजेपी पहुंची है। मेहनत अगर करोगे तो जनता उसका रिवर्स जरूर करेगी। क्या आपको लगता है रोहन, जैसा शिवम का पॉइंट है, मेहनत की कमी है? ओके, लेट रोहन गुप्ता आंसर इट एंड नोबडी विल स्पीक। रोहन जी, योर टाइम। अगर मेहनत की कमी होती तो किसानों के लिए राहुल गांधी नहीं खड़े होते। अगर मेहनत की कमी होती तो चीन वाले मुद्दे पे राहुल गांधी भाजपा से नहीं भिड़ते। अगर मेहनत की कमी होती, नोटबंदी जीएसटी के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। अगर मेहनत की कमी होती, हाथरस उन्नाव के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। अगर मेहनत की कमी होती तो कोविड मैनेजमेंट के खिलाफ राहुल गांधी खड़े नहीं होते। हमको चुनाव में फायदा मिले या नहीं मिले, हमने मेहनत की है। और शिवम भी, आपके जैसे जो अंध पत्रकार हैं, जो लोग आप नुकसान कर रहे हो, यहां पे आके जो डिबेट में जो झूठ बोल रहे हो, खुद ने ही कहा कि 146 में से 136 में पान पे भारत है। कुछ तो शर्म करो, कभी तो सरकार के खिलाफ बोलो। आपके 10 मुद्दे भाजपा के साथ हो सकते हैं, 4 को खिलाफ बोलिए। यहाँ पे विशेषज्ञ बन के आते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। अगर श्रीलंका अगर 126वें नंबर पर है, भारत 136 पर, तो वो गलत है, वो झूठा है, वो कुछ नहीं है, वो नैरेटिव है। आपको समझ में नहीं। भारत क्या नेपाल, भारत क्या श्रीलंका से भी बुरी स्थिति में है? क्या आपको रोटी नहीं मिल रही? क्या डीजल आपको 200 रुपए मिल रहा है? क्या कैरोसिन आपको 500 रुपए मिल रहा है? क्या पेट्रोल आपको 350 मिल रहा है? कैसी बातें करते हैं? कुछ भी बोले चले जाएंगे आप। और दूसरी बात ये मेहनत करने का मतलब एक दिन खड़ा होना नहीं होता। किसानों के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन 7 स्टार में। जीएसटी के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन 7 स्टार में। फिर किसी एक मुद्दे के लिए एक दिन खड़े हो गए, अगले दिन बैंकॉक। फिर किसी एक मुद्दे के लिए खड़े हो गए, अगले दिन इटली। ये खड़ा होना नहीं होता। राजनीति कोई कन्वीनियंस का प्रोजेक्ट नहीं है। कौन खड़ा हो रहा है? 365 डेज 24 कौन खड़ा हो रहा है, कौन खड़ा नहीं हो रहा है? लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि रोहन गुप्ता, देखिए बिल्कुल आखिरी दौर है। दानिश, मैं आपके पास यार, सुधांशु आपको वक्त दूंगा। दानिश, अगर कांग्रेस पार्टी खड़ी हो रही है तो जनता साथ नहीं खड़ी हो रही है। व्हाट इज द ड्रॉबैक? वी हैव डिस्कस्ड मोदी फॉर गुड 50 मिनट्स। व्हाट इज द ड्रॉबैक इन ऑपोजिशन? लेट्स बी रियलिस्टिक इन दिस। मुझे लगता है कि कांग्रेस की अपनी करने की वजह से ही उसका ये सेटबैक है।
जैसा कि शिवम कह रहे हैं, शिवम की जनरली तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है वो ये चाहती है कि आवाम जो है इस जो सरकारों की जो परेशानी है, महंगाई, बेरोजगारी, इससे ऊब के कांग्रेस को वोट दे दे। तो अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, आपको आवाम के बीच जाना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम जाना पड़ेगा। सुधांशु, द ब्रॉडर पॉइंट, जो सवाल मेरा आपसे है, बीजेपी ने का जो जब से इतिहास है, और आप क्योंकि इतिहास के बड़े छात्र भी हैं और बीजेपी को भी समझते हैं, उसके प्रवक्ता हैं, और उस टाइम से आप बीजेपी की हाई लीडरशिप के साथ आपका इंटरेक्शन है। क्या आपको लगता है कि 2024 आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होगा, और क्या आपको लगता है कि आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एज ऑर्गेनाइजेशन? अमित जी, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। आने वाले 2 साल उस दिशा में आगे बढ़ते हुए इतने महत्वपूर्ण है कि मैं एक लाइन में कंपैरिजन कर दूं। ये बता दें कि राहुल गांधी जी कोविड काल के अलावा कोई 6 महीने बता दें जिसमें एक बार छुट्टी मनाने विदेश न गए हों, और मोदी जी का 8 साल में एक दिन बता दें जिस दिन उन्होंने छुट्टी ली हो। इसलिए एक पंक्ति में कहता हूं, 8 साल में जो हमने किया है, स्वप्न देखा था कभी वो आज हर धड़कन में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। बहुत शुक्रिया, बढ़ रहे हैं। समय इतना ही है। नमस्कार, आप देखते रहिए News 18। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।